दोस्तों, इनसाइड भाई मौसम फकर में खुश आमदीद। लेकिन खबर यह है कि अपने हुर्मुज़ में अमेरिका और ईरान एक मरतबा फिर आमने सामने आ गए हैं। कल सिंगापुर के तजारती जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के खारग और सिरक जज़ायर के ऊपर फ़िज़ाई हमले किए और ईरान की रडार और ड्रोन साइट्स को निशाना बनाए जाने का दावा किया गया है, जबकि ईरान की जानिब से अमरीकी जो अहदाफ हैं उनके ऊपर मिसाइल्स और ड्रोन्स हमले करने का जवाबी दावा सामने आया है। अमरीकी सेंटकॉम की जानिब से इन हमलों की तस्दीक की गई है, जबकि पासदारान इनकलाब ने जवाबी हमलों की तस्दीक की है। तो इसका मतलब ये है कि एक मरतबा फिर खलीज के अंदर एक नई सूरत हाल डेवलप हो रही है, और ये वही सूरत हाल है जिसका जिक्र मैंने आपके साथ, ये जिन खदशात का इजहार मैंने आपके साथ कल एक वीलॉग में किया था। अब एक जानिब कशीदगी में इजाफा हुआ है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का कहना है कि बदमाशी का जवाब बदमाशी से दिया जाएगा, और अगर ईरान को कोई मसला था, ईरान के किसी ईगो को हर्ट किया गया था सिंगापुर के जहाज की जानिब से, तो ईरान और अमेरिका के दरमियान हॉटलाइन राब्ता कायम किया जा चुका है। ईरान को चाहिए था कि वो इस हॉटलाइन के जरिए अमेरिका से राब्ता करता, अपने खदशात का इजहार करता, और अगर ईरान के खदशात का अजाला ना किया जाता तो फिर ईरान किसी भी तरह की कार्रवाई करने का जवाज शायद हासिल कर सकता। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर ये जवाज के जनाब चूंकि उन्होंने हमारे रूट की खिलाफ वर्जी की है, हमारे रोकने के बावजूद नहीं रुके, तो ये इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की सरीहन खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब ईरान के पासदारान इनकलाब का मानना है कि अब नए हुर्मुज़ से सिर्फ तयशुदा रूट से ही अब भी ट्रैफिक शराइत के साथ जो है वो गुजरने की इजाज़त दी जा सकती है, और तजारती जहाज़ों की सिक्योरिटी और रहनुमाई की कीमत ईरानी अवाम अदा नहीं करेंगे। यहाँ से गुजरने वाले जहाज ये फीस अदा करेंगे। अब ज़ाहिरी तौर पर ये जो लफ्जी गोलाबारी है ये अपनी जगह पर, लेकिन आज अल सुबह होने वाले हमलों और जवाबी हमलों का बराह रास्त ताल्लुक दो अहम मामलात से है। नंबर एक, लबनान, जहाँ हिजबुल्लाह को आउट करके लबनान और इसराइली हुकूमत ने अमरीकी निगरानी के अंदर एक 14 नकाती मुआहदा कर लिया है, जिसके तहत जंग बंदी भी होगी, और लेबनान की हुकूमत ने शराइत के साथ इसराइल की फौजी मौजूदगी को लेबनान में तस्लीम किया है। अलबत्ता इस मुआहदे के तहत ये तय पाया है कि जिस एरिए से लेबनानी फौज हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करके पीछे धकेलेगी या उनको पकड़कर जेलों में डालेगी, तो उन इलाकों से इसराइली फौज इनखला कर जाएगी, और इस हवाले से जिन जोन्स को मॉडल जोन्स करार दिया जाएगा, उन जोन्स का जो कंट्रोल है वो लबनानी फोर्सेस के हवाले किया जाएगा, और लबनान जब वहां पर अपना कंट्रोल संभाल लेगा तो इसराइली फौज वहां से निकल जाएगी। और ये एक इतना लंबा चक्कर में डाल दिया है इसराइल ने लबनान को कि वहां पर बरसों लग जाएंगे हिजबुल्लाह को कंट्रोल करने में या हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने पर। इस मुआहदे के फौरी बाद बैरूत के अंदर मुजाहरे किए गए हैं, बड़ी तादाद में लोगों ने बाहर निकले हैं, वहां पर उन्होंने एहतजाज किया है। इसराइल और लबनान के मुआहदे के खिलाफ नाराबाजी भी की गई है, और कई पब्लिक जो प्लेसेस हैं और पब्लिक इमलाक हैं उनको नजर आतिश भी किया गया है। जबकि दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मशरिक वुस्ता के अंदर नए सियासी और सिक्योरिटी ढांचे की तामीर नौ पर ईरानी गलबे की ख्वाहिश, और यही इस वक्त का सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है। अगर हम इस सूरत हाल को इस पर बात करें तो बज़ाहिर ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना है कि जंग बंदी के दस्तावेज के जरिए रोकी जा सकती हैं। दोनों फरीक तय करते हैं कि जनाब आज से जंग बंद हो जाती है, लेकिन जब जो है वो जंग बंदी के बाद ख्वाहिश तस्वीराती बालादस्ती की हो जाए, गलबे की हो जाए, तो फिर जंग बंदी का खात्मा या जंग का खात्मा भी कई जंगों की बुनियाद बन सकता है। अब इशू ये है कि ये जो जंग अमेरिका और ईरान के दरमियान ख़त्म हुई है, और उसके बाद मिडिल ईस्ट के अंदर इलाकाई बालादस्ती या नए सिक्योरिटी स्ट्रक्चर के हवाले से जो गलबा है इलाकाई, उसके ऊपर गुफ्तगू का आगाज हो चुका है। अब मामला ये है कि इलाकाई तब्दीलियों को, नए सिक्योरिटी स्ट्रक्चर्स को लीड कौन करेगा और किसकी सुप्रीमेसी को माना जाएगा। यानी अब मुकाबला ईरान और इसराइल में नहीं है, बल्कि लेबनान, शाम, मशरिक वुस्ता और अब नए हुर्मुज़ पर कंट्रोल का है। यानी अब मुकाबला इलाकाई हिकमत अमली के कंट्रोल का है। और अब सूरत हाल ये है कि अमरीकी इंतज़ामिया ईरान के इशू पर
दो हिस्सों में तकसीम है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके नायब सदर जेडी वैंस ये डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस के जरिए मामले को रिजॉल्व करना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर भी कुछ देर के लिए, जब तक ईरान अपना जो इनरिच्ड यूरेनियम है उसको डाउनग्रेड या डाउन ब्लेंड नहीं करता, और ये जो प्रोसेस है ये मुकम्मल नहीं हो जाता, उस वक्त तक इलाकाई ममालिक जो हैं वो ईरान के सामने खामोश होकर बैठे रहें और अमेरिका और ईरान इन दोनों को मामलात को तय करने दें। और जबकि ये जो दूसरा एस्पेक्ट है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में, वो मार्को रूबियो हैं। मार्को रूबियो जो पॉपुलर पब्लिक सेंटिमेंट है यूएस का, उसके जरिए इशू को हल करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि ईरान को इतनी ढील ना दी जाए कि ईरान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, और यही वजह है कि ये जो $300 बिलियन का ईरान सपोर्ट फंड है, इसके ऊपर भी मार्को रूबियो शदीद मोतरज हैं, और यही वो इशू है जो जेडी वैंस और मार्को रूबियो के दरमियान इस वक्त तनाज़े का सबब है। दूसरी जानिब, जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि अहम दूसरा फैक्टर है इलाकाई ममालिक, क्योंकि जिस तरीके से ईरान की जानिब से ये तासुर सामने आया है कि ईरान ने अमेरिका को शिकस्त दी है, ईरान एक सुपर पावर है, लिहाजा अब जो नया इलाकाई पॉलिटिकल और सिक्योरिटी स्ट्रक्चर आर्किटेक्ट किया जाएगा, वो बुनियादी तौर पर ईरान ही उसको आर्किटेक्ट करेगा, ईरान ही उसको लीड करेगा, और ईरान की जो बालादस्ती है वो मशरिक़ वुस्ता के दीगर ममालिक पर कायम होगी। जबकि मशरिक़ वुस्ता के दीगर ममालिक वो ये समझते हैं कि उन्होंने ईरानी हमलों के बावजूद जंग के दौरान तहम्मुल का मुजाहरा किया है, ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं की, लेकिन अब वो ये समझते हैं कि नए सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में वो ईरान के सामने सरेंडर नहीं कर सकते। ईरान के साथ अगर नए सिक्योरिटी स्ट्रक्चर पर बातचीत होगी तो वो बराबरी की बुनियाद पर होगी। ये मानकर नहीं चला जा सकता कि ईरान ने अमेरिका को हरा दिया है, अब ईरान सब पर हुकूमत करेगा, और यही इनफैक्ट इस नई इलाकाई तकसीम की बुनियाद है, यानी ताकत और इख्तियारात की जंग है, जहां अब नए हुर्मज को लेकर ईरान का पल्ला हमें भारी नजर आता है। और यही वजह है कि ईरान अपने हुर्मज के ऊपर किसी तरह की कोई लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। अब ओमान ने भी ईरान के जो मौक़िफ़ है उसके हक में आवाज़ उठाना शुरू की है। ओमान की जानिब से एक नई स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें ओमान का ये कहना है कि सिक्योरिटी और ट्रांजिट के लिए मामूली सी फीस वसूल की जा सकती है और इसकी गुंजाइश रखी जानी चाहिए। यानी ये वही मुतालबा है जो कि ईरान का है, और अब ओमान ईरान के साथ इस ये जो $40 बिलियन का मुमकिना रेवेन्यू है अब नए हुर्मज से उससे अपना हिस्सा लेने के लिए आमादा नजर आता है। और खलीज के दीगर ममालिक अब नए हुर्मज को 27 फरवरी तक वापस लेके जाना चाहते हैं, जहां पर अब नए हुर्मज फ्री फॉर ऑल थी। ईरान ये कहता है कि अब नए सूरत हाल के अंदर नए कवानीन और नए तरीक़ाकार लागू होंगे, और जो इलाकाई ममालिक हैं उन्हें ईरान की इस ख्वाहिश का एहतराम करना होगा। अगरचे कई ममालिक जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात भी शामिल है वो इस वक्त ईरान के साथ डायलॉग में हैं। कल मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा और ईरान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, और ये ईरान इसराइल जंग या ईरान अमेरिका जंग के बाद पहला बराह रास्त राब्ता है जो कि वज़ीर ख़ारजा के लेवल पर हुआ है। इसका मतलब ये है कि रीजनल ममालिक भी ईरान के साथ किसी न किसी तरह की मुफाहमत चाहते हैं ताकि अब नए हुर्मज जो कि तेल की इम्पॉर्टेंट गुजरगाह है वो बहाल रहे, बिला रोक टोक वहाँ से ये जो सी ट्रैफिक है ये गुजरती रहे और मईशत का पहिया उनका चलता रहे। लेकिन जिससे मैंने आपसे गुजारिश की है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें मुझे इस बात के इम्कानात नज़र नहीं आते कि मिडल ईस्ट अब माजी की तरह बहाल होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिससे मैंने आपसे गुजारिश की है वो है पाकिस्तान की सालसी। पाकिस्तान ने अगरचे इस सारे इशू के अंदर
بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے۔ پاکستان نے ایک ناممکن کو ممکن بنایا ہے، جس کو سیاست کا یا ڈپلومیسی کا ہنر کہا جاتا ہے کہ یہی ہنر ہے کہ آپ نے ناممکن کو ممکن بنانا ہے۔ پاکستان نے یہ کر دکھایا، اور پاکستان نے اس حوالے سے اپنا جو سفارتی قد ہے اس کو بھی بلند کیا، اور یہ پاکستان ہی تھا جس کی بنیاد پر یہ اس ڈیل کے اندر ایران کو وہ مراحت ملی جو جنگ بندی کے موقع پر جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ فروزن ایسٹس کی بحالی، پابندیوں کا خاتمہ، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے $300 بلین کا ایران سپورٹ فنڈ، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کو پاکستان کی خواہش پر کہ جناب اگر آپ یہ تمام سہولیات ایران کو دیں گے تو ایران کے جو مفادات ہیں معیشت کے حوالے سے وہ ریجن کے مختلف ممالک اور یورپ کے ساتھ جڑیں گے، جس کی بنیاد پر ایران میں یہ جو اس وقت شدت ہے امریکہ یا یورپ مخالف، اس میں کمی آ سکتی ہیں۔ اور پاکستان کے اس نظریے کو جے ڈی وینس نے قبول بھی کیا اور اس کے مطابق چیزیں آگے بھی بڑھیں، لیکن یہ جہاں پر ایران کی سپورٹ اور ایران کے حوالے سے نرم رویہ کرنے کی بات تھی، تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا یہ موقف بھی تھا کہ ایران بھی جیسے جیسے ان کو سہولیات ملتے رہیں گی، وہاں پر ایران کی جانب سے بھی لچک کا مظاہرہ کیا جاتا رہے گا، اور اس طریقے سے دونوں طرف اگر لچک ہوگی تو یہ معاملات کو طے کیا جا سکے گا۔ لیکن یہ جو نئی ڈیولپمنٹس سامنے آ رہی ہیں اس کی موجودگی کے اندر یہ جو لچک کا ایسپیکٹ ہے یہ بھی معدوم نظر آ رہا ہے ہوتا ہوا، کیونکہ معاملات میں جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ لچک جو ہے وہ نئے سیکیورٹی آرکیٹیکٹ پر کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ امریکہ آمادہ ہے مشرق وسطیٰ میں سے اپنی فوجوں کو نکالنے کے لیے اور مختلف دیگر ممالک میں منتقل کرنے کے لیے، جس میں اسرائیل بھی ہے، لیکن اگر ہم یہ والے حالات ڈیولپ کر دیں گے تو پھر امریکہ کا مشرق وسطیٰ سے نکلنے اور مشرق وسطیٰ کے اندر ایک ایسا نیا سیکورٹی آرکیٹیکٹ جہاں پر مڈل ایسٹ کے ممالک ہی سیکورٹی کے ذمہ دار ہوں ایک دوسرے کی، اس طرف پیش رفت ناممکن ہو جائے گی۔ اور اب یہ جو نئی صورتحال بنی ہے، حملے جوابی حملے، بدماشی کا جواب بدماشی سے، اب نئے ہرمز فری نہیں ہوگی، ایران کا سکہ چلے گا، یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس وسیع تر مفاہمت کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اگرچہ اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ حملوں اور جوابی حملوں کے باوجود یہ جو اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ اور لوسن لیک ڈائیلاگ کا اعلامیہ یہ انٹیکٹ ہیں، لیکن جو کشیدگی ہے اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان وہ دوبارہ بلند ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، خاص طور پر لبنان اسرائیل معاہدہ جس کے اندر حزب اللہ کو بھی کاؤنٹر کر کے سائیڈ پہ کر کے اس سارے پروسیس سے باہر نکال دیا گیا ہے۔ تو یہ بھی پیغام ہے ایران کے لیے کہ اگر وہ بے لچک رویہ اختیار کرے گا تو پھر حماس کے بعد حزب اللہ اور حزب اللہ کے بعد حوثیوں کا نمبر لگے گا، اور یہ ایران کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ہوگا کہ اس کا ایکسس آف ریزسٹنس ہی جو ہے وہ منتشر ہو جائے، تو پھر ایران کے لیے جو مشکلات ہیں وہ یقینی طور پر ڈیولپ ہوں گی۔ اپنے اگر ضروری اظہار کیجیے گا، آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999